साउंड चेक कर ले। साउंड ओके। साउंड चेक कर ले। साउंड ओके। साउंड चेक कर ले। साउंड ओके। ठीक है, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था हमारा, वर्किंग कैपिटल बड़ा चैप्टर है, काफी सारे पॉइंट्स हैं। कल हमने कुछ थियरी पे बात की थी, कैश फ्लोज, कैश बजट, ये सब भी हो गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे बात चल रही थी, ईओक्यू, जस्ट इन टाइम, एबीसी, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट, स्पेसिफिक फैक्टर्स, ये सब पॉइंट्स देखे। अब इसके ऊपर सम्स बाकी थे, कुछ दो इलस्ट्रेशंस यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद भी कुछ थियरी दे रखी है। चलिए, तो दोनों ऑप्शन है, पहले क्या करना है बोलो, सम्स करवाओ कि थियरी? थियरी, सम्स लास्ट में देखते हैं, दो इलस्ट्रेशंस करवाने हैं। तो पहले थियरी कंप्लीट करा देता हूँ, क्योंकि अभी लाइन में काफी सारी थियरी है, बट एज ए चैप्टर हमें कंसेप्ट तो डिस्कस करनी है। तो आप पेज नंबर 690 पे आ जाओ, जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। काफी बेसिक और जनरल डिस्कशन वाला टॉपिक, और आपको रिलेट होता जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या है वो तो हम जान चुके हैं, पर वो पैसा रेज कहाँ से करना है, उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, फाइनेंस कहाँ से लाए। तो दो कैटेगरी में इसको बांट दिया। अब आपको किस टाइप का वर्किंग कैपिटल चाहिए, परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल चाहिए, या फिक्स असेट के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, या फिर टेम्पररी चाहिए, उसके ऊपर सोर्सेज डिपेंड करते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं। जो पैसा मैं रेज कर रहा हूँ वो पैसा कितने टाइम के लिए चाहिए, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको फंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जो पैसा हमेशा काम आता रहेगा रोटेशन में, तो फिर उसके सोर्सेज अलग होंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए कि आप मुझे तो 30 दिन के लिए पैसा उठाना है फिर वापस कर दूंगा, तो उसके सोर्सेज अलग होंगे, सिंपल सी बात है। तो परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल वो है जहां पैसा आपका लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में ब्लॉक या ऑक्यूपाइड रहेगा। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस में है शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, जो आपने प्रॉफिट कमाए थे उसी को वापस प्लाउ बैक कर देना या री इन्वेस्ट कर देना, या लोन ले सकते हो लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन रहेगा। अब शेयर होल्डर से जो पैसा उठा रहे हैं वो कोई 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए तो उठाएंगे नहीं, वो तो 2 साल, 5 साल, 10 साल तक रहेगा, क्योंकि उसकी तो कोई एक्सपायरी भी नहीं है वैसे, तो आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हो। डिबेंचर होल्डर से जो हम पैसा उठा रहे हैं उसमें भी रहेगा 5 साल का टर्म, 10 साल का टर्म वैसा। डिपॉजिट्स में भी 36 मंथ्स होता है, हम कंपनी लॉ में देख चुके हैं। प्रॉफिट से वापस आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग बात हो गई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करोगे तो भी वो मिड टर्म लॉन्ग टर्म होने वाला है। तो जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है, आपको ये सोर्सेज जो है वो यूज करने चाहिए। अब इसके इंटरनल पॉइंट्स आप जानते हो, तो इसमें यहाँ से वर्ड टू वर्ड अपने नहीं भी जाएंगे चलेगा, बिकॉज यू नो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड, डिबेंचर्स, ये सब स्टोरी तो आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, तो वो थोड़ा सा हेल्प करेगा। टेम्पररी और वेरिएबल सोर्सेज में क्या क्या अवेलेबल है, तो उसमें उन्होंने बोला है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अवेलेबल है। बैंक्स आपको शॉर्ट टर्म लोन्स देती है, तो टर्म लोन्स अवेलेबल है, तो वो कर सकते हो। इंडिजीनियस बैंकर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स ना इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ग्रुप्स हैं जो पैसा ब्याज पे देते हैं। नॉट बैंक्स बट इंडिविजुअल्स। काफी लोग होते हैं जिनका बहुत पैसा पड़ा है, तो ब्याज पे पैसा देना ही उनका काम है, और इंटरेस्ट इनकम ही अर्न करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये ब्याज पे पैसे देने वाले इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा चार्ज करते हैं, और जनरली वो लोग इनके पास जाते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती, या जिनको बैंक वाले पैसा नहीं दे रहे फॉर वन और दी अदर रीजन, तो मजबूरी इनके इनके पास जाना पड़ता है, और ये लोग अच्छा खासा ब्याज ले लेते हैं वैसा है। अब आज की डेट में इंडिया में कमर्शियल बैंक बहुत आ गई है, तो वो जमाने खत्म हो गए कि आपको वो कोई जमींदार से या किसी से ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा और हैवी ब्याज देना पड़ेगा। आप कमर्शियल बैंक से जाके लोन ले सकते हो, जहाँ पेपर वर्क ईजी है और इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है वैसा। तो ये भी एक कंडीशन है। ट्रेड क्रेडिटर्स, जो बिजनेस कर रहे हो उनसे उधार मांग लो ना, उनको बोलो यार आप ही क्रेडिट दे दो, मैं बाहर से पैसा लाके आपका पेमेंट करूं, फिर उनको पे करो, इससे अच्छा आप ही क्रेडिट दे दो या कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लो, तो वो ऑप्शन भी पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म की बात है ना। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एडवांसेस, इसमें ऐसा है कि गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हैं उधार पे, और पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। तो एक होता है कि आप क्रेडिट पे गुड्स दे दो, मैं 30 डेज के बाद सारा पेमेंट एक साथ कर दूंगा।
दूसरा होता है कि आप क्रेडिट पे गुड्स दे दो, उसका जो पेमेंट है मैं इंस्टॉलमेंट्स में कर दूंगा और कुछ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में पे ऑफ हो जाएगा, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल। नेक्स्ट क्या है, अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ चुकी है, लेकिन अभी आप कुछ टाइम ले सकते हो, इमीडिएट पेमेंट नहीं करेंगे चलेगा। पैसा यूज करने वाली बात हो गई, पैसा देना बनता है लेकिन टाइम है, 10-15 दिन बाद भी देंगे चलेगा। अभी से अभी दूंगा तो क्या होगा ना, पैसा मेरा खर्च हो जाएगा, तो हाथ में फंड नहीं बचेगा। अब बहुत लोग ये करते हैं ना, बिजनेस में भी ये चीजें होती है कि भाई पैसे दे देंगे 2-4 दिन में, वो फालतू में पेमेंट खींच रहे, देना तो है ही, लेकिन जितने दिन खींचेंगे ना अपने हाथ में कैश रहेगा, वर्किंग कैपिटल जो है वो चलती रहेगी वैसे। डिफर्ड इनकम भी है एक ऑप्शन। डिफर्ड इनकम से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम भी हो जाती है। यहाँ पे बोला है एडवांस में पैसे आ गए। एक होता है कि हमारे पैसे भी लेट आते हैं, एक होता है किसी कस्टमर ने एडवांस दे दिया, तो एडवांस दे दिया तो पैसा हाथ में रहेगा ना, काम आएगा। ऐसा कस्टमर मिले जो एडवांस में पैसा दे दे तो बहुत फायदा हो जाता है उससे, वैसा तो ये पॉइंट है। कमर्शियल पेपर्स, आरबीआई के होते हैं ना, बैंक और आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल पेपर्स में आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कर सकते हो। वो ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर आपने स्कूल टाइम में भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में या बैंकिंग वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, तो वो चीजें 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ऐसी सब चीजें होती है, तो वो पॉइंट्स। ठीक है। कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, ये भी सारे ऑप्शंस हैं। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में बैंक वाले आपको विदाउट एनी कोलेटरल या फिर कुछ कोलेटरल के बेसिस पे आपको फैसिलिटी दे देते हैं कि आप बैंक का पैसा यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि जितना पैसा यूज करोगे ब्याज सिर्फ उसी पे लगेगा, फुल अमाउंट पे देने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो अगर आपको कभी बोरोइंग्स करनी हो, तो एक ऑप्शन अगर आपके पास है फिक्स बोरोइंग्स का, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है ओवरड्राफ्ट का, ऑलवेज गो फॉर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। बिकॉज लोन में ऐसा है कि मैंने अब 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, जैसे मेरा टर्फ का प्रोजेक्ट था, तो मैंने थोड़ा उसमें ओवरड्राफ्ट लिया, क्रेडिट फैसिलिटी यूज की बैंक से। तो अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन ले लेता, तो 10 लाख तो मेरा फिक्स हो गया, उस पर तो ईएमआई भरना है। पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में अगर मैं 10 लाख रुपए लिए हैं, तो उसमें ना जितना मेरा अभी करंटली यूज हो रहा है मैं मंथली उतना इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो मान लो अगर 6 लाख यूज हो रहा है, उतनी जरूरत थी, तो 6 लाख पे ब्याज लग रहा है। लेकिन यही 10 लाख पूरा ले लिया होता लोन के फॉर्म में, तो उन्होंने मुझे दे दिए होते 10 लाख, और फिर मुझे उसको रीपे करना होता, तो हर महीने मेरा 10 लाख पे इंटरेस्ट शुरू हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा है कि उन्होंने मुझे क्रेडिट फैसिलिटी दी है कि मेरे अकाउंट में दिख रहा है कि 10 लाख यूजेबल है, पर मैं जितना यूज करूंगा इंटरेस्ट उसी पे लगेगा। अब कुछ पेमेंट आते हैं तो मैं उसी अकाउंट में ले लेता हूँ। कभी 1 लाख रुपए पेमेंट आ गया तो उसी अकाउंट में ले लिया, तो जो 6 लाख यूज हो रहा था वो 5 लाख बन गया, तो ब्याज कम हो गया ना, तो एक एक दिन का इंटरेस्ट उसमें प्लस माइनस होता रहता है वैसा। चार्ज मंथली करते हैं लेकिन कैलकुलेट बैलेंस पे होता है वैसे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। बिल डिस्काउंटिंग करवा लो, पैसों की जरूरत है तो जो बिल साइन करके सामने वाले ने दे रखे हैं, बैंक से डिस्काउंट करा लो, ब्याज काट के पैसा तुरंत मिल जाएगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद आ रहा है पॉलिसीज फॉर फाइनेंसिंग करंट असेट्स। करंट असेट्स वही डेटर्स और ये सारी चीजें जो अपन बात कर रहे थे, इन्वेंट्री। तो करंट असेट्स को फाइनेंस करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हो सकती है। वन ऑफ द अप्रोच इज कॉल्ड मैचिंग अप्रोच। ठीक है, मैचिंग अप्रोच में इन्होंने बहुत सिंपल चीज बोली है कि आपकी जो भी असेट है जिसके लिए आप पैसा उठाना चाहते हो, वो असेट की लाइफ कितनी है, उसके साथ आप बोरोइंग लाइफ मैच कर लो। तो अगर आपने जो मशीन बाई करनी है और मशीन की लाइफ 3 साल है, तो आप ना लोन भी 3 साल के लिए ले लो, जितनी मशीन की लाइफ उतने टाइम का लोन। तो कैसा हो जाएगा, रेंट भरने जैसी बात हो गई कि भाई जैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा पे कर दूंगा, जैसे ही पेमेंट टर्म खत्म होगा वैसे ही असेट भी खत्म हो जाएगी, फिर नई असेट लूंगा तो वापस बोरो कर लूंगा। तो वो साइकिल मैच कर लिया आपने, मैचिंग अप्रोच हो गया कि जितने टाइम के लिए मुझे असेट में पैसा लगाना है या असेट की जितनी लाइफ है, बोरोइंग टर्म भी मैं उतना ही रखूँ। बहुत सिंपल कंसेप्ट बोल दिया। इसमें क्या है ना, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का क्राइटेरिया है वो समझो, थोड़ा इसको कंसेप्चुअली रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, फंडिंग चाहिए तो लॉन्ग टर्म फंडिंग मिल जाएगी, शॉर्ट टर्म फंडिंग मिल जाएगी। असेट जो उससे खरीदोगे या जहाँ खर्चा करोगे, वो खर्चा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकता है। अब क्या होगा ना, मैचिंग कंसेप्ट में ऐसा बोल रहे हैं, अगर असेट लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो फंडिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं।
असेट शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो तो फंडिंग भी शॉर्ट टर्म के लिए उठा सकते हैं। उल्टा करने में कितनी बार गड़बड़ हो जाती है। देखो, मुझे जो असेट खरीदनी है उसकी लाइफ शॉर्ट टर्म, मतलब पैसा मेरा शॉर्ट टर्म के लिए ब्लॉक हो रहा है, बट मैंने लोन लॉन्ग टर्म ले लिया। बात समझे, पैसा पूरा उठा लिया 10 साल के लिए, लेकिन पैसों की जरूरत थी 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए पैसा चाहिए था, 10 साल के लिए क्यों उठाया? पैसा तो यहाँ से 6 महीने, जैसे डेटर्स है, तो डेटर्स आपका पेमेंट करते हैं 6 मंथ्स में, तो आपको 6 मंथ्स के लिए कैश क्रंच था। आपने बैंक से जाके 10 साल का लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। अब 6 महीने बाद डेटर से तो पैसा आ जाएगा, फिर वो लॉन्ग टर्म लोन का क्या करोगे? फालतू में इंटरेस्ट भरते रहोगे। तो बोले नहीं सर, इसमें से पे ऑफ कर देंगे ना। तो जो पे ऑफ ही करना था, 10 साल वाला लोन लिया ही क्यों? शॉर्ट टर्म ही ले लेते ना, 6 महीने के लिए बोरो करना था, ओवरड्राफ्ट ले लेते, कैश क्रेडिट ले लेते, लोन उठाते तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर लेते। आपने 10 साल वाला लोन लिया 6 महीने फाइनेंस करने के लिए, सेंस नहीं बना। अच्छा, आपको खरीदनी थी मशीन, जिस मशीन की लाइफ है 10 साल, उसमें अमाउंट भी अच्छा खासा लगेगा, आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर लिया। तो मशीन जो है वो महंगी है ना, सपोज 10 लाख रुपए की मशीन है, आपने जो बोरोइंग किया वो बोरोइंग आपने 6 महीने के लिए किया और फटाफट जाके मशीन खरीद ली। बट 6 महीने में क्या 10 लाख रिकवर होने वाले हैं आपके बिजनेस से? बोला यार नहीं, 10 लाख रुपए कहाँ से कमाऊंगा? तो फिर इतना शॉर्ट टर्म लोन क्यों लिया? मशीन में पैसा लगा दिया 10 लाख रुपए, अब बैंक वाला आया, बोले 6 महीने हो गए, 10 लाख वापस करो। बोले वो तो है ही नहीं मेरे पास, टाइम लगेगा कमाने में। तो बोरोइंग लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए था ना। मिसमैच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे बोले ये सब सोच समझ के हमें काम करना होता है। तो जो पहला मैचिंग अप्रोच है ना, उसमें वही बोल रहे हैं कि टाइमिंग मैच करनी है, लैंग्वेज देखनी है तो साथ साथ में पढ़ लो। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप लैंग्वेज पढ़ लो। जो नए वर्ड्स आ रहे हैं मैं खुद ही ऐड कराता जाऊंगा। सेकंड पैराग्राफ में ये बात की है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली। बोलो, लैंग्वेज समझ आ रही? बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, पढ़ते जाओगे तो आपको रिलेट होता जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, किस टाइप की असेट फिनांस करनी है उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें जो ग्राफ दे रखा है ना, इस पे समझा देता हूँ आपको, देखो इंटरेस्टिंग चीज है। ये देख लो, ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, मैचिंग वाले में क्या सीन है। जो ग्राफ दे रखा है उसमें ये टाइमिंग असेट्स की कैटेगरी, इसमें बोला है कि आप फाइनेंसिंग कौन से टाइप का ले सकते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या शॉर्ट टर्म, वो ऑप्शन है।
असेट कौन से टाइप की है जिसको फंड करना है, तो उसमें बोला एक फिक्स असेट वाली कैटेगरी, एक परमानेंट करंट असेट बोला है, और एक टेम्पररी करंट असेट बोला है। ये कुछ नया है, व्हाट इज परमानेंट करंट असेट, करंट भी बोल रहे हो परमानेंट भी बोल रहे हो, तो वो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या ऐसे ऑपोजिट्स नहीं हो गए। फिक्स असेट तो समझ में आता है, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, जमीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। व्हाट इज परमानेंट करंट असेट, परमानेंट करंट असेट में ऐसा है कि है तो ये करंट असेट ही, लेकिन इसमें पैसा परमानेंटली ब्लॉक रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अ करंट असेट क्योंकि वो तो रोटेट होती रहती है। बट आपको ना अपने बुक्स में एक मिनिमम इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है गोडाउन में, बोलते इतना स्टॉक, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। तो मेरे गोडाउन में हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5 लाख रुपए का स्टॉक तो पड़ा ही होता है, क्योंकि उतना रखना पड़ता है, कभी भी डिमांड आ जाए सप्लाई करना है, नहीं तो डेंजर लेवल पे चला जाएगा। तो अगर एवरी टाइम आपका डेली 5 लाख रुपीज का एवरेज इन्वेंट्री रहता ही है, तो 5 लाख रुपए तो आपके हमेशा ब्लॉक्ड रहते हैं। वो यूनिट बिकता है तो दूसरा बन के आ जाता है, वो बिकता है तीसरा बन के आ जाता है, बट 5 लाख के गुड्स तो हमेशा गोडाउन में पड़े रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे करंट असेट जिनमें हमारा पैसा रोटेशन में ही सही लेकिन ब्लॉक तो परमानेंटली रहता ही है। ऐसा एक भी दिन नहीं आता पूरे साल में जब मेरी इन्वेंट्री जीरो हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5 लाख रुपीज का स्टॉक पड़ा रहता है। तो ऐसी कैटेगरी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड परमानेंट करंट असेट। आपके डेटर्स में भी ये पॉइंट एप्लीकेबल हो सकता है, हर डेटर का 30 डेज का साइकिल है, लेकिन सेल भी तो रोज होता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ना हमारे पास 30 दिन के सेल के बराबर का पैसा लेना बाकी निकलता है। पहले दिन पे सेल करता हूँ, 31वें दिन पे पैसा आता है, दूसरे दिन पे सेल करता हूँ, 32वें दिन पे पैसा आता है। तो 30 डेज का साइकिल तो है ही मेरा। तो अगर मैं पूरे साल की मान लो 6 करोड़ की सेल करता हूँ, तो एक महीने की सेल होती है 50 लाख की, तो 50 लाख तो मेरा एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेना निकलता ही है। तो हर 30 दिन के साइकिल के लिए मुझे 50 लाख रुपए हाथ में लेके चलने पड़ते हैं, बिकॉज वो 31वें दिन पे आएंगे, तब तक मैं कैसे चलाऊंगा। तो है करंट असेट, लेकिन कौन सी कैटेगरी में, परमानेंट। बात समझ आई, तो ये न्यू कैटेगरी हो गई आपके लिए, परमानेंट करंट असेट वैसा बोला। पूरा स्टोरी क्लियर, ये पॉइंट है। बाकी टेम्पररी करंट असेट तो समझ आई है, वो तो शॉर्ट टर्म हो गया। अब देखो फिनांसिंग किसके लिए कैसा लेना चाहिए वो बता रहे हैं। अगर बात फिक्स असेट की हो रही है तो गो फॉर लॉन्ग टर्म फिनांसिंग, क्योंकि उसमें तो पैसा आपका लॉन्ग टर्म तक ब्लॉक रहेगा। परमानेंट करंट असेट भी है तो फिक्स जैसा ही, वो भी परमानेंट है, चलता रहेगा, तो उसमें फाइनेंसिंग कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, कॉमन सेंस है। लेकिन ये जो है ना आपकी टेम्पररी करंट असेट, ये ऐसी क्यों बनाई है, कभी रिक्वायरमेंट बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आता रहता है। टेम्पररी है ना, डिमांड मतलब पैसा फंसता है, पैसा फ्री हो जाता है, फिर फंसता है, फिर फ्री हो जाता है, वैसा भी तो होता है। तो जहां पे ये फ्लक्चुएशन है ना, इतना फाइनेंस जो है ना आपका शॉर्ट टर्म वाला ठीक है, जब जरूरत पड़ी फाइनेंस कर लिया, जब नहीं जरूरत पड़ी पे ऑफ कर दिया, फिर जरूरत पड़ी फिर ले लिया। कमर्शियल पेपर्स ये वो, ट्रेजरी बिल्स 91 डेज जो भी है, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू कंपनी वाले पैसा रेज करते हैं। ट्रेजरी बिल्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो आरबीआई रेज करती है, बट अल्टीमेटली वो जाता फिर बाकी गवर्नमेंट कंपनीज और इंस्टीट्यूशन को ही। ये समझ आया कि किस तरीके से प्रेजेंट किया वैसा। दूसरा क्या बोला है, कंजर्वेटिव अप्रोच, देख लो। मीनिंग है द फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म इज सेड टू बी कंजर्वेटिव when it depends more on long term funds for financing needs। ये अप्रोच है। अभी जो अपन ने देखा ये वाला फर्स्ट मैचिंग वाला, उसमें टाइम मैच कर रहे थे, लॉन्ग टर्म चाहिए तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म चाहिए तो शॉर्ट टर्म, तो दोनों ऑप्शन थे। यहाँ पे कंजर्वेटिव में ऐसा बोल रहे हैं कि ये वो कंपनीज हैं जो जनरली लॉन्ग टर्म फंड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, क्या एक बार पैसा उठा लो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हम कम करेंगे, ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो इसको कंजर्वेटिव अप्रोच बोलेंगे, ऐसा नाम दे रखा है। बोला under this approach the firm finances its permanent assets and also a part of temporary current assets with long term financing। परमानेंट असेट्स के लिए या परमानेंट करंट असेट्स के लिए तो लॉन्ग टर्म फंडिंग ही सही है, लेकिन कुछ टेम्पररी करंट असेट्स को भी ये लॉन्ग टर्म के थ्रू ही फंड कर लेते हैं, वैसा है, अपना अपना तरीका है। In that time period when the firm has no need for temporary current asset, the idle long-term funds can be invested in the tradable securities to conserve the liquidity। ये भी ऑप्शन है। अब देखो अगर लॉन्ग टर्म फंड लेके बैठ जाते हो और उसी पे ज्यादा फोकस करते हो, तो देर विल बी अ सिचुएशन जो आपके फंड्स आइडल पड़े होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्वायरमेंट आके चली जाती है, पैसा फ्री हो जाता है, तो फ्री टाइम में उन पैसों का करोगे क्या। तो आपने क्या सोचा है, एक बार उठा लेते हैं, बार बार फिनांसिंग कराने जाने में प्रोसेसिंग कॉस्ट और टाइम वेस्ट होता है, फंड पड़ा रहेगा, जब पड़ा रहेगा ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, अपना ही पैसा है ना, कहीं भी लगाओ, तो बोरोड फंड इन्वेस्ट भी तो हो सकते हैं। अच्छा रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट मत करना, सेफ में कर देना, तो रिटर्न आता रहेगी। अब मैंने अगर 9% पे पैसा बोरो कर रखा है और मुझे लगता है कि अभी 6 महीना 8 महीना जरूरत नहीं है,
तो मैं वो पैसा कहीं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। अगर उस पर 6.5-7% भी ब्याज मिल रहा है, क्या बुरा है? 2% पे पैसा यूज कर रहा हूँ ना, और जब चाहिए हाथ में वैसा है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये कंपनीज का अप्रोच वैसा है। वापस वही बात बोलिए, लेस रिस्क ऑफ फाइनेंसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। इसमें बोलना ये चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में फायदा ये रहता है कि फंड्स की शॉर्टेज कभी नहीं होगी। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में कैसा है यार, अभी अप्लाई किया, बैंक वाला ना बोल रहा है, अभी आपकी बैलेंस शीट में ये है वो है, अभी इतना नहीं दे सकते, अभी हमें कैश क्रंच है, ऐसा वैसा। यार सोच के गए थे और पैसा नहीं मिला। लॉन्ग टर्म में तो क्या, लेके बैठे हैं, अपने हाथ में ही है पैसा। तो हमें पता है कि एग्जैक्टली कितना फंड हाथ में है। कभी लास्ट मोमेंट पे कुछ खर्चा करना है और बैंक ने ना बोल दिया, वो प्रॉब्लम तो आना नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स पर हम डिपेंड ही नहीं कर रहे वैसा। तो ये इसका एडवांटेज है। अब इसमें जो ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है ना, उसमें मिस्टेक है। ये डायग्राम और अगला अप्रोच है ना थर्ड वाला, उसका डायग्राम सेम दे दिया। ये इनसे गलती हो गई, मैं भी रेफर कर रहा था, मैंने यार ये तो गड़बड़ लग रही है, जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे। देखो, फिक्स असेट्स को फंड करने के लिए तो लॉन्ग टर्म, परमानेंट के लिए लॉन्ग टर्म, लेकिन जो ये टेम्पररी वाली है, इसमें भी तो लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है ना। उन्होंने खुद ही बोला कि टेम्पररी को भी कितनी बार लॉन्ग टर्म से यूज कर देते हैं। इसका मतलब टेम्पररी करंट असेट या तो लॉन्ग टर्म से भी फंड हो सकती है या शॉर्ट टर्म से भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। दे सेड के समटाइम्स वी आर फंडिंग टेम्पररी करंट असेट विथ लॉन्ग टर्म, तो समटाइम्स शॉर्ट टर्म, मोर फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बट लेस फोकस इज ऑन शॉर्ट टर्म। ऐसा थोड़ी बोला कि शॉर्ट टर्म लेते ही नहीं है। उन्होंने बोला हमारा प्रायर फोकस होता है लॉन्ग टर्म, हम पहले लॉन्ग टर्म फंडिंग ही लेते हैं। कहीं जरूरत पड़ी तो भाई ना नहीं बोला है कि ये नहीं कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट देखो ये जो बनाया, फिक्स्ड, परमानेंट, टेम्पररी, तो ये वाला जो है ना टेम्पररी, ये ऐसा होना चाहिए था। लॉन्ग टर्म का जो है ना, यहां तक होना चाहिए था कि ये जो चल रहा है ना टेम्पररी का एक पोर्शन, ये पोर्शन भी हम लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करते हैं, और जरूरत पड़ी तो शॉर्ट टर्म भी ले लेते हैं। तो ये वाले जो पार्ट है, ये फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म से। बट यहाँ जो इन्होंने एरो बनाया ना, वो सिर्फ यहीं तक ले लिया, तो उनको एक्चुअली एरो पूरा लेना चाहिए था यहाँ तक। ये जो कैटेगरी है यहाँ तक, ये पूरा लॉन्ग टर्म लेना चाहिए था, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म लेना चाहिए था। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है। सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट किया होगा फॉर्मेटिंग के टाइम पे, और वो एरो ठीक करना भूल गए। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखें। तीसरा है अग्रेसिव अप्रोच। यहाँ पे बोला ये लोग शॉर्ट टर्म फंड्स पे ज्यादा जाते हैं, एग्रेसिव है। इट यूजेस मोर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देन वारंटेड बाय द मैचिंग प्लान। तो जितना मतलब मैच तो कर ही रहे, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट रहती है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे पहले जाते हैं, लॉन्ग टर्म को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे। फिर बोला द फर्म फाइनेंसेस अ पार्ट ऑफ इट्स परमानेंट करंट असेट विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये थोड़ा रिस्की है। परमानेंट करंट असेट में पैसा भी तो परमानेंटली ब्लॉक लेता है, फिर आप इसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हो, तो बार बार लेना पड़ता है ये, तो आपका प्रोसेसिंग में टाइम और पैसा वेस्ट होता है। अग्रेसिव फर्म्स में इवन फाइनेंस अ पार्ट ऑफ दैट फिक्स असेट विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, तो और रिस्की हो गया। रिलेटिवली मोर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेक्स द फर्म मोर रिस्की। पर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? आइडियोलॉजी क्या है? मतलब जब परमानेंट फिक्स असेट में भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कुछ लॉजिक बनता है? ये तब हो सकता है जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरी कमाई अच्छी खासी होने वाली, बड़ी कमाई होगी। मैं 10 लाख की मशीन डाल रहा हूँ, इतना पैसा तो 6 महीने में निकाल दूंगा, और मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना नहीं है। भले 10 लाख का लोन है, बट मेरा इससे जो अर्निंग जनरेट होगा ना, मैं पहले लोन भर दूंगा। तो असेट महंगी है, फंड ज्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट टर्म में निकाल दूंगा। तो फिक्स असेट ले रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे को इस पर 15 साल का लोन नहीं चाहिए। मैं ये फिक्स असेट का लोन ना 2 साल में भर दूंगा, या 1-1.5 साल में भर दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए जा सकता हूँ। आप सोचो, ये रिस्क हो गया ना भाई, आपने असेट महंगी ली है, एंड बाकी लोग अगर ये असेट लेते ना तो 5 साल लगाते भरने में, बट यू आर एग्रेसिव। आपका अप्रोच इतना ग्रोथ वाला है, आपको लग रहा है कि यार मैं मार्केट में घुसूंगा ना, इतना पैसा लेके आऊंगा, टाइम नहीं लगेगा, तो मुझे जरूरत ही नहीं है शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जाने की, मैं पे ऑफ कर ही दूंगा। बट इसमें फंसने की बात कब आ जाएगी, जब आपने जो सोचा वो हुआ नहीं।
पैसे आए नहीं, उतनी कमाई नहीं जितना सोच के एग्रेसिवली निकले ना, वहां रिस्क हो जाएगा। आप ये कर सकते थे कि भाई लॉन्ग टर्म ही ले लो, पे ऑफ जल्दी कर देना, लोन जल्दी रिपे हो सकता है, कुछ चार्जेस लग जाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ्टी तो रहेगी कि बाई चांस। अब जैसे ना मुझे शॉप का लोन लेना था, तो मैंने बैंक वाले से बात की, आई वॉज लाइक कि मैं सेफर साइड ही लोन ले रहा हूँ, मेरा भी रोटेशन में पैसे आ जाएंगे, तो मुझे ना 15 साल के लिए लोन नहीं चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि या तो एक काम कर, तो 10 साल के लिए फाइनेंस कर दे, 15 साल मत कर। तो उसने बोला सर आप 10 साल के लिए कराने जाओगे तो एक आईटीआर भी देखना पड़ता है, आपके रिटर्न में कितनी इनकम दिखाई, एवरीथिंग, तो उसमें फिर आपका ईएमआई बढ़ जाता है, तो हायर मंथली ईएमआई सैंक्शन करवाने में हमें दिक्कत होती है। मैं बोला मुझे तो एक मैक्सिमम 3 साल के लिए लोन चाहिए, मैं 2-3 साल में भर दूंगा, मुझे पूरा नहीं चलाना। तो बोला, कोई बात नहीं, पूरा नहीं चलाना, आप 15 साल के लिए सैंक्शन तो करा लो, आप पार्ट पेमेंट कर देना, अर्ली पेमेंट कर देना, तो आपको लगे कि 6 महीने बाद मेरे पास 2 लाख रुपए आए हैं, तो 2 लाख भर देना बीच में, वो पार्ट पेमेंट फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। मैं बोला ये बेटर ऑप्शन है। अब सेफ्टी क्या हो गई कि मेरे पास 15 साल का मार्जिन है, मैं चाहूं तो वो लोन 15 साल तक खींच सकता हूँ, बट अगर मैंने 2 साल में कमा लिया तो अगले दिन जाके भर दूंगा, तो दोनों चीजें मेरे हाथ में है। बट ये मैंने उसको बोला तो 3 साल के लिए ही लोन सैंक्शन कर, कि 3 साल में मैं चुका दूंगा, तो एक तो हर महीने का ईएमआई मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना बढ़ जाता है, प्लस कभी अगर मेरी सोची हुई इनकम नहीं जनरेट हुई तो अब ऑप्शन ही नहीं, तो वहां फंस जाएंगे। तो इसमें लोग एग्रेसिव वाले में रिस्क ले रहे हैं कि यार तुम फिक्स असेट को, परमानेंट करंट असेट को लॉन्ग टर्म के बदले शॉर्ट टर्म फाइनेंस में लेके जा रहे हो, तो फंसने वाला चांस ज्यादा है। तुम रिस्क ले रहे हो, तुम्हारा कॉल है, लेना है तो ले लो, लेकिन तुम्हारा कॉल है, वो एग्रेसिवनेस हो जाएगी। अब इसका ये चार्ट देख लो, आपको सही लग रहा है? मैं तो अभी और अभी जस्ट नोटिस किया, सेकंड वाले में मिस्टेक थी मेरे, तो वही ध्यान में था, लेकिन ये तो और गड़बड़ लग रहा है। देखो इसमें तो लिखा है फिक्स असेट, परमानेंट करंट असेट, लॉन्ग टर्म, बट ऐसा है नहीं। हमने देखा ना कि यहाँ पे ये लोग कितनी बार शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी यूज कर लेते हैं, तो अपने को इसको भी शॉर्ट टर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा है कि ये वाला तो चलो शॉर्ट टर्म ठीक है, लेकिन इसमें भी काफी टाइम ये लोग शॉर्ट टर्म यूज कर लेते हैं, तो ये जो चीज है ये इस तरफ भी जा सकती है। ऑप्शन ले लो ना, फिर कुछ भी हो सकता है वैसा। प्रायोरिटी वो लोग कितनी बार शॉर्ट टर्म को दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा चार्ट बनाते टाइम ना ये लोग इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, वैसा है। बोलो, कोई कंफ्यूजन, समझ आ गया? चलो देखें आगे। नेक्स्ट, बैंकिंग नॉर्म्स एंड मैक्रो एस्पेक्ट्स, रिपीट टॉपिक है। देखो किन किन चीजों के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, ये अपन ने स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग साइकिल में पढ़ लिया। रॉ मटेरियल के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट पे। वर्क इन प्रोग्रेस, डब्ल्यूआईपी में पैसे फंसे रहते हैं। फिनिश गुड्स, डेटर्स, ये तो था सारा वो। टी इज इक्वल टू आर माइनस सी प्लस डब्ल्यू एफ डी, वही है। एक्सपेंसेस, ट्रेड क्रेडिट और एडवांसेस में हमारी वर्किंग कैपिटल नीड कम हो जाती है, माइनस होता है, वो आर माइनस सी किया था ना, तो उसमें ट्रेड क्रेडिट और एडवांसेस, कि भाई अगर मुझे क्रेडिट पे सामान मिल रहा है तो उतने दिन मेरे को पैसा लेट पे करना पड़ेगा। तो जो क्रेडिटर, जो डेटर है मेरा, उससे पैसा आने में टाइम लग रहा है, लेकिन सामने क्रेडिटर भी मार्जिन दे रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों का साइकिल मैच हो जाए तो बेस्ट है। मुझे पैसा पीछे 30 दिन में देना है और डेटर भी सामने 30 दिन में पेमेंट कर देता है, तो 30 डेज के सामने 30 डेज सेट हो गया, तो मुझे जेब से पैसा लगाना ही नहीं, जैसे 30वें दिन पे पैसा आएगा मैं आगे पे कर दूंगा। लेकिन चुकाना 15 दिन में और आता 60 दिन में, तो 45 डेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सेम स्कीम है, तो रिपीट आंसर है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट आंसर या थियरी अगेन, दैट इज फैक्टरिंग। क्या है फैक्टरिंग वो देखते हैं। लैंग्वेज के साथ ही बता देता हूँ तो क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आइडिया आ जाए, इसको तो सबको जानने देते हैं। As the accounts receivable amount to the blocking of funds, the need for an outlet to impart these liquidity is obvious. Other than the lag between the date of sale and receipt of dues, collection of receivables involves a cost of inconvenience.
एसोसिएटेड विद टैपिंग एवरी इंडिविजुअल डेटर। ये पता है कैसा है, पैसा मांगने जाने में भी टाइम और एफर्ट लगता है। हर डेटर को फिर बार बार फोन करो, उसको याद करो, सर जी वो पेमेंट बाकी है, 2 दिन में ड्यू है, रिमाइंडर कॉल किया, फिर ड्यू डेट पे फोन करो, पैसा लेने कब भेजू बंदे को, आप बता देना तो मैं भेज दूंगा, कल भेजता हूँ, कल बताता हूँ, ये वो, तो इनकन्वीनियंस हो जाती है जिसको पैसा रिसीव करना है उसके लिए। और पैसा मांगने में तो इनकन्वीनियंस है ही, देने में कोई रेडी नहीं होता है। अब इसमें क्या है ना, आप सेल्स लेजर मैनेज करो, डेट कलेक्शन करो, बैड डेट का रिस्क लो, ये सब चक्कर में पड़ो। इससे बेटर एक ऑप्शन है फैक्टरिंग सर्विस। इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। आप है ना अपने रिसीवेबल्स इनको बेच दो, भाई तुम ले जाओ, वही डिस्काउंटिंग ही हो गया। तुम रिसीवेबल्स ले जाओ, मेरे इतने लोगों से इतने इतने पैसे लेने हैं, ये इनका बिल है, मुझे एक अमाउंट आज ही दे दो, और सारा रिस्क तुम्हारा, कलेक्शन का झंझट तुम्हारा, अकाउंटिंग हिसाब तुम संभालो, बेड डेट हुआ तुम दे दो, मेरे को मत बोलना। ऐसा होता है, दैट इज फैक्टरिंग। अंडर अ टिपिकल फैक्टरिंग अरेंजमेंट, अ फैक्टर कलेक्ट्स द अकाउंट्स on the due date, effects the payments to the firm on these dates, irrespective of whether the customer have paid or not, and also assumes the credit risk associated with the collection of the accounts। मतलब bad debt का risk factor का, ठीक है, credit risk उसका। As such, factoring is nothing but a substitute for in-house management of receivables। A factor not only enables the firm to get rid of the work involved in handling the credit, but also in placing its sales in effect on the cash basis। भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने फैक्टर को सारा बेच दिया, भाई सारा मैनेजमेंट आपका रिसीवेबल्स का, मेरा हेडेक खत्म, मैंने क्रेडिट पे माल बेचा, आपसे पैसा उठाया और आपको बिल पकड़ा दिए, सारा हिसाब आप देखना, तो मेरा तो क्रेडिट सेल भी कैश के बराबर हो गया, ये मुझे तो पैसा मिल गया ना, अब तुम देख लो आगे क्या है। तो ये चीज जो है वो सेलर के लिए काफी कन्वीनियंट हो गई, और कन्वीनियंस की फीस जो है वो फैक्टर चार्ज करेगा आपसे, इम्प्लाइड सी बात है। अब इसी चीज को वापस थियरी में ये लिखा हुआ है, क्रेडिट प्रोटेक्शन, इनकैशिंग ऑफ रिसीवेबल्स, कोलैटरल फंक्शंस सच एज लोन्स ऑन इन्वेंट्री, लोन्स ऑन फिक्स असेट्स, वो भी मिल सकता है आपको, उधार ले लो। अब है ना, इसको सबसे कंपेयर कर दिया, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल डिस्काउंटिंग, सबसे कंपैरिजन करवा दिया। थियरी वाला पार्ट है वो अब समझ आ जाएगा, देखो स्टोरी आपको मालूम, ये इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट बताया कि ये सब कैसे काम करता है। देखते हैं क्या बोला है। अब सेलर ने बायर को गुड्स बेचा है वो तो ठीक है, पॉइंट वाइज चलना पड़ेगा। नेगोशिएबल रिक्वेस्ट क्रेडिट इनवॉइस, ओके, उसके बाद गुड्स क्रेडिट चेक बायर, इनवॉइस नोटिस ऑफ असाइनमेंट। यहाँ पे ये पॉइंट खाली ध्यान रखना है, बाकी सब स्टोरी सेम है। जो फैक्टर है वो सारा पेमेंट एट ए टाइम आपको नहीं देगा, वो 80% पेमेंट आपको कर देगा इमीडिएट, 20% अपने हाथ में रखेगा, वो तब देगा जब पीछे से पैसा आएगा, ऐसा भी होता है। तो फैक्टर भी थोड़ा अपने आप को सिक्योर करके चल सकता है, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, बाकी कुछ नहीं, थियरी चलती रही। अलग अलग टाइप की फैक्टरिंग सर्विसेज, देखिए इसमें कितना रेलेवेंट है। टेबल दे दिया, कुछ टाइप्स एक्सप्लेन नहीं किए हुए, अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, एक बार देख लूंगा, कुछ रेलेवेंट लगेगा तो एड ऑन करा दूंगा। और लास्ट इसके बाद एक थियरी आंसर बचा है, फोरफिटिंग। फोरफिटिंग नहीं है, फोरफिटिंग है। फोरफिट करने की स्पेलिंग अलग होती है, शेयर फोर फीचर आप पढ़ते हो उसमें FORFEI होता है, ये FORFAIT है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। लैंग्वेज देखते हैं, आइडिया लगेगा क्या बोल रहे हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल्स पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। इट डिनोट्स द परचेज ऑफ ट्रेड बिल्स, promissory notes by bank or financial institution without recourse to the seller। The purchase is in the form of discounting of documents covering the entire risk of non-payment in collection। All risk and collection problems are fully the responsibility of the purchaser, that is the forfeiter। Spelling गलत लिख दिया फिर से। Who pays cash to the seller after discounting the bills। The salient features, एक तो देखो ये ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड को लेके होते हैं, जहाँ पे बायर सेलर दो अलग अलग कंट्रीज में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ट्रांजेक्शन है। दूसरा बोल रहा है कि जो बीच में इंटरमीडियरी है, जो फोरफेटर है,
वो सारा रिस्क खुद लेता है। विदाउट रिकोर्स टू द सेलर का मतलब ऐसा है कि भाई तेरा पेमेंट नहीं मिला तो मुझे बोलने मत आना, मैंने आज सामान बेचा है, इस पार्टी को बेचा है, ये बिल है, इतने का अमाउंट है, तेरा ब्याज काट के मेरा पैसा दे दे, अब बाद में तो इससे कलेक्ट कर लेना। अब कलेक्ट करने गया और उसे पैसे नहीं दिए ना, मुझे फोन मत करना। विदाउट रिकोर्स टू द सेलर मतलब सेलर बोलेगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मुझे बोलने मत आना, खत्म। दैट इज विदाउट रिकोर्स। अब इसमें रिस्क सीधा सीधा फोरफेटर पे चला गया, बात वैसी है। तो वही चीज बोली, सारा रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हो जाता है, सेलर ने तो अपना पेमेंट ले लिया। सेलियंट फीचर्स, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग बोल सकते हो ना इसको, और क्या। एक्सपोर्टर सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स, इंपोर्टर ड्रॉज अ सीरीज ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, वही होने वाला है। बिल्स आर सेंट टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर एंटर्स इनटू फोरफेटिंग अग्रीमेंट, फोरफेटर में होल्ड दीज नोट्स टिल मेच्योरिटी। इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि फोरफेटिंग स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में वर्ड यूज किया जाता है, हाँ बस वो बात है। बिल डिस्काउंटिंग, फोरफेटिंग, ये फैक्टरिंग मोर और लेस सिमिलर चीजें। टेक्निकल ग्राउंड्स पे थोड़ा थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन में फर्क आता है, वैसे इसमें नाम चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को रखना पड़ता है ध्यान। फोरफेटर भी वही करता है, पूरा पैसा एक साथ नहीं देगा, 10-20% पैसा वो रिटेन कर लेता है। वो रिटेंशन मनी रखते हैं एज अ सिक्योरिटी कि भाई मेरा पैसा आगे से आएगा ना तो बाकी का 20% दे दूंगा, 80% तो ले जाओ अभी वैसा। तो भाई 100 रुपए लेना है, 5 रुपए तो मेरा कमीशन है, बचा कितना 95, ये 95 का 80% आज ले जाओ, ये 95 का 20% मेरे हाथ में रखूंगा वैसा। कमीशन तो काट ही लूंगा पहले, वो तो अलग ही बात हो गई। तो यहाँ तक आते आते ना अपनी थियरी ये सारे पॉइंट्स की कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा है वो सम इलस्ट्रेशन। आप लोगों का तो कुछ बस का टाइमिंग का इशू नहीं है, कितने बजे अभी आई तो फिर रोकना पड़ेगा, नहीं होता तो करा देता ना। ओके ओके, वो भी ठीक है। तो चलो थियरी वाला पार्ट तो आज पूरा हो गया है, तो मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही कवर हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं है। दो इलस्ट्रेशन बचे हैं, और क्या बाकी है चैप्टर में। स्टार्टिंग में दो मेथड्स बाकी है मेरे हिसाब से, एक वो बॉमन या पता नहीं क्या नाम था, बोमैन थियरी या बॉमन थियरी। हाँ, कैश मैनेजमेंट मॉडल में ना एक दो टॉपिक से वो पेंडिंग है, कुछ फॉर्मूला दिख रहे हैं खतरनाक से। बाकी का पूरा चैप्टर अपना हो गया है। और मेथड्स में स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस एक दो बाकी है, रिग्रेशन एनालिसिस, फोरकास्टिंग, नेट करंट असेट मेथड, ये है। ये पॉइंट्स तो मेरे हिसाब से मैं टारगेट लेके आपका एक लेक्चर में खत्म कराने की ट्राई करूंगा। कल ही सेट करते हैं, कल के दिन में ना ये खत्म करते हैं, अगर ज्यादा खींच रहा है चैप्टर। इसके बाद एक ही चैप्टर बाकी है, फिर एफएम खत्म, तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। एक्सरसाइज के सम्स भी आज देख के मैसेज कर देता हूँ, तो फिर आपके साथ साथ में उसको शुरू कर सकते हैं। बस तो फिर आज इतना रखो, रिमेनिंग फिर कल कंटिन्यू।